मुगलों के बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे पिछले वीडियोस में। आपको मुगल साम्राज्य की स्थापना बताए थे और बताया था कि मुगलों की जो वंश था उसका संस्थापक बाबर था, और बाबर के बाद फिर हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां, और शाहजहां तक आते आते बताया था कि मुगल अपने चरम पर पहुंच चुके थे। शाहजहां का काल मुगल इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, गोल्डन पीरियड कहा जाता है। बड़ी बड़ी इमारतें बनी, बड़ी शान शौकत अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसके बाद जब औरंगजेब का शासनकाल आया, औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य अपने और चरम मतलब एकदम अंतिम स्थिति तक पहुंच चुका था। इसमें सूबे सबसे ज़्यादा हो चुके थे, मनसबदारों की संख्या सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन औरंगजेब ने पुराने जो मुगल बादशाह थे उनकी नीतियों में काफ़ी व्यापक फेरबदल कर दिया, जिसकी वजह से औरंगजेब के ही समय से ही मुगलों का पतन प्रारंभ हो जाता है। हालांकि औरंगजेब जब तक जिंदा था तब तक उसने संभाल के रखा हुआ था, लेकिन जो परिस्थितियां थीं वो औरंगजेब के समय से ही विकट होती चली जा रही थी, क्योंकि औरंगजेब की जो धार्मिक नीति थी उससे बहुत सारे वर्ग नाराज हो चुके थे। राजपूत विद्रोह कर रहे थे, बुंदेलों का विद्रोह हो रहा था, सतनामियों का विद्रोह हो रहा था, सिखों का विद्रोह हो रहा था, जगह जगह विद्रोह होते चले जा रहे थे साम्राज्य में। और जो मुगलों के जो पारंपरिक मित्र थे वो भी मुगलों का साथ छोड़ते चले जा रहे थे, और कट्टर धार्मिक नीति, मंदिर वगैरह तोड़े जाने से जनता के अंदर भी कुछ असंतोष की भावना पनप रही थी। तो इस औरंगजेब के समय से, हालांकि औरंगजेब ने स्थिति को संभाल के रखा, लेकिन दक्षिण की राजनीति में ऐसा उलझा। कहा जाता है कि दक्कन के नासूर ने औरंगजेब का अंत कर दिया, और वहीं दक्कन में ही औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ये सारी बातें आपको पिछले वीडियोज़ में बताई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद साम्राज्य की हालत बहुत अच्छी नहीं होने वाली थी, क्योंकि अभी उसके बेटे इतने योग्य नहीं थे कि वो उतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाते। औरंगजेब को भी इस बात का अंदेशा था, तो उसने भी एक वसीयत तैयार करके रखा हुआ था, क्योंकि उसको भी इस बात की उम्मीद थी कि उसके बेटों में, उसके लड़कों में संघर्ष हो सकता है। और उसके वसीयत के बावजूद किसी ने उसकी वसीयत को माना नहीं, और औरंगजेब के बेटों के बीच उत्तराधिकार युद्ध शुरू होता है। और जो इसका उत्तराधिकार युद्ध लड़ा गया जून 1707 में, जून 1707 जजायु का युद्ध होता है। इस जजायु के युद्ध में जो औरंगजेब का जो बड़ा बेटा था मुअज्जम और छोटा बेटा था आजम, तो मुअज्जम और आजम ने लड़ाई लड़ी। मुअज्जम और आजम के बीच युद्ध हुआ, कौन सा? जजायु का युद्ध, बैटल ऑफ जजायु। तो जो जजायु की लड़ाई लड़ी गई थी जून 1707 में, ये औरंगजेब का उत्तराधिकार युद्ध था, औरंगजेब का सक्सेशन वॉर था। इसमें औरंगजेब का जो बड़ा बेटा होता है मुअज्जम, ये विजयी हुआ, और यही मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। ठीक, तो जो बहादुर शाह प्रथम था इसका शासनकाल था 1707 1707 to 1712, 1707 से 12 तक था। इसका वास्तविक नाम क्या था? मुअज्जम। अब मुअज्जम जब गद्दी पर बैठा, लड़ाई लड़के, उसका उत्तराधिकारी युद्ध लड़के, तो उस समय इसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। औरंगजेब खुद 90 साल की उम्र में मरा था, तो उस समय इसकी उम्र 65 साल के आसपास थी बहादुर शाह की। तो खुद ये बूढ़ा हो गया था, तो इसके अंदर उतनी सक्रियता नहीं थी कि शासन प्रशासन में उतना सक्रिय रूप से वो भाग ले पाता। इसलिए उसने सरदारों को संतुष्ट करने और खुश करने की नीति अपनाई, क्योंकि खुद उसके अंदर उतनी क्षमता नहीं थी कि वो संभाल पाता सारी चीज़ें। तो इसीलिए, और शासन प्रशासन की बहुत सारी चीज़ों से वो अनजान भी रहता था, इसीलिए इसको शाह बेखबर कहा गया। बहादुर शाह फर्स्ट को इतिहासकारों ने शाह बेखबर कहा, बेखबर, क्योंकि बहुत सारी खबरों से अनजान रहता था और थोड़ा जान के भी अनसुना करता था, ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। इसके समय एक दो बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, जिसमें सबसे पहला तो इसने काम किया कि मराठे जो उस समय मुगलों के लिए संकट पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, तो मराठों की जो राजमाता थी उन्होंने मुगलों के खिलाफ अच्छा खासा संघर्ष छेड़ रखा था। तो मराठों में फूट डालने के लिए इसने क्या किया कि जिस शाहू को, जो संभाजी के बेटे थे, शाहू को औरंगजेब ने गिरफ्तार कर लिया था, और शाहू को इसने क्या किया, जेल से छोड़ दिया, अपनी कैद से इसने आज़ाद कर दिया, ताकि शाहू जो है मराठों में वापस चला जाए। और वहाँ पर इसकी चाची थी ताराबाई। ताराबाई जो थी ये शिवाजी द्वितीय को मराठा छत्र बना के शासन कर रही थी और मुगलों से संघर्ष कर रही थी।
लेकिन उसी ताराबाई को हटाने के लिए बहादुर शाह ने क्या किया, साहू को कैद से रिहा कर दिया ताकि साहू जाके इनसे संघर्ष करे तो मराठों से थोड़ा मुगलों को मुक्ति मिले। तो वही हुआ, साहू गया और ताराबाई से अपने साम्राज्य का हिस्सा मांगा और मराठों में आपस में फूट पड़ गई और ये लोग संघर्ष करना शुरू कर दिए। यानी मराठों को लेकर जो बहादुर शाह प्रथम ने अपनी नीति अपनाई थी वो कुछ हद तक सफल रही। हालांकि बाद में ताराबाई को पराजित करने के बाद साहू अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है और पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों ने फिर से मुगलों को चैलेंज देना शुरू किया। वो क्या चैलेंज हुआ आगे जब मराठों का हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें आगे आएगा। लेकिन फिलहाल तो साहू के माध्यम से मराठों में फूट तो डाल दी थी बहादुर शाह फर्स्ट ने, ठीक। इसके अलावा और कोई खास काम ये नहीं कर पाता है। इसी के समय एक जो सिख नेता थे बंदा बहादुर ने भी मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया। तो उस बंदा बहादुर के विद्रोह को ये दबाने के लिए गया था, लेकिन वहीं रास्ते में इसकी मौत हो जाती है। जब रास्ते में इसकी मौत हुई बंदा बहादुर के विद्रोह को दबाने के लिए जब ये जा रहा था, तब इसके बेटों ने यानी बहादुर शाह फर्स्ट के बेटों ने आपस में लड़ना शुरू कर दिया और इसके भी उत्तराधिकार का युद्ध चला। और इसके उत्तराधिकार के युद्ध में इतनी भयानक स्थिति हुई कि इसके बेटों ने गद्दी हासिल करने के लिए आपसी लड़ाई जो शुरू की, उस चक्कर में ये भी नहीं देखा कि अभी बहादुर शाह को दफन भी नहीं किया गया था। बहादुर शाह के बिस्तर पर इसकी लाश पूरी 10 हफ्ते तक पड़ी रही। 10 हफ्ते तक इसकी लाश सड़ती रही और इसके बेटे गद्दी के लिए संघर्ष करते रहे। फाइनली 10 हफ्ते बाद तब जाके इसको दफन किया गया। यानी ये जो मुग़ल साम्राज्य हम लोग देखते हैं, यहाँ तक औरंगजेब तक जो रुतबा बनता है, बहादुर शाह के साथ वो चीज़ें समाप्त होनी शुरू हो जाती हैं। अब मुग़ल साम्राज्य अपने पतनोन्मुख स्थिति की ओर बढ़ना शुरू हो जाता है। उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बहादुर शाह से। तो यही कहा जाता है कि मुग़लों का उत्तरवर्ती काल जो शुरू हो जाता है, लेटर मुग़ल पीरियड, यानी जब मुग़ल गिरना शुरू हो जाते हैं, मुग़ल साम्राज्य टूटना शुरू हो जाता है, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? बहादुर शाह से होती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण इसकी मौत और इसकी मौत के बाद इसके शहजादों में आपसी लड़ाई, और उस लड़ाई के चक्कर में इसकी लाश 10 हफ्ते तक सड़ती रही, दुर्गंध उठता रहा, कोई इसको पूछने वाला नहीं था। तो ये दिखाता है कि मुग़ल जो शहजादे थे या मुग़ल जो इनके फैमिली के लोग थे, ये लोग केवल अब सत्ता पर काबिज होने की कोशिश कर रहे थे। शासन प्रशासन इन सारी चीज़ों से इन सबों का कोई मतलब नहीं रह गया था। इसी बहादुर शाह फर्स्ट के बारे में एक हिस्टोरियन थे सिडनी ओवन ने कहा था कि ये अंतिम मुग़ल बादशाह था जिसके बारे में कुछ, हालांकि अच्छा तो नहीं, कुछ 2-4 अच्छे शब्द कहे जा सकते थे, क्योंकि एक दो उसने ढंग के काम किए थे कि जैसे जजिया कर को उसने समाप्त कर दिया था और जो हिंदुओं के खिलाफ जो तीर्थ यात्रा कर वगैरह लगता था वो सब उसने हटा दिया था। एक दो मतलब कुछ ढंग के काम किए थे। मतलब इसके बाद से, यानी यहाँ तक तो कुछ ठीक था, इसके बाद से ऐसा कोई मुग़ल बादशाह नहीं हुआ जिसके बारे में कुछ ढंग की बात की जाए। बस आया राम गया राम वाली स्थिति थी। बस नाम के वो लोग बादशाह बनते थे। बाकी जो समय जो सरदार थे मुग़ल के दरबार में, जो सरदार लोग हुआ करते थे, उन लोगों ने अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। शाह बेखबर के बाद अगला जो बादशाह बना उसका नाम था जहांदार शाह। जहांदार शाह का शासनकाल केवल 1 ही साल तक था, 1712 से 1713 तक ही केवल रहा। ठीक है, यानी अब तक जो हम देख रहे थे 40 साल 50 साल, अब यहाँ पर घटना शुरू हो गया। ये जो जहांदार शाह था, इसको इतिहासकारों ने लंपट मूर्ख की संज्ञा दी थी। मतलब मूर्ख टाइप में था ये। इसको कुछ अपने कद काठी या अपने साम्राज्य की इज्जत की कोई प्रतिष्ठा का कोई ध्यान नहीं था इसको। इसके समय एक नृत्यांगना हुआ करती थी दिल्ली की बड़ी मशहूर, लाल कुंवर। तो लाल कुंवर से इसका अफेयर हुआ करता था। उसी लाल कुंवर के चक्कर में ये पूरा अपने आप को बर्बाद कर देता है, क्योंकि इसकी अपनी व्यक्तिगत योग्यता कुछ नहीं थी। ये बस अमीरों की सहायता से, उस समय जो एक अमीर था जुल्फ़िकार खान, तो जुल्फ़िकार खान की सहायता से बना था। तो सारा शासन प्रशासन जुल्फ़िकार खान संभाल रहा था। ये बस नाच गाना इन्हीं सारी चीज़ों में वो मनमस्त रहता था। हालांकि इसने जो आमेर के सवाई जय सिंह थे उनको मिर्ज़ा की उपाधि दी और थोड़ा बहुत राजपूतों का सम्मान इसने बढ़ाना शुरू कर दिया था कि जो औरंगजेब ने समाप्त कर दिया था। तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं चला। इसी जुल्फ़िकार खां की सहायता से जब ये पढ़ा था तो जुल्फ़िकार खां का कंपटीशन होने लगा, यानी अब सरदार आपस में भिड़ने लगे। उस समय भारत के मुग़ल दरबार में 3 तरीके के सरदारों का गुट बनता था। एक ईरानियों का गुट बना था, ईरानी जो फारसी जो लोग थे। दूसरा तिरानियों का गुट था। तुरानी जो सरदार थे, ज़्यादातर तुरानी ही थे,
तो तुरानी सरदार जो तुर्की जो सरदार थे, सेंट्रल एशिया से वो लोग आए थे, वो तुरानी सरदार कहे जाते थे। और तीसरे थे हिंदुस्तानी ग्रुप, जो हिंदुस्तानी मुसलमान थे उन लोगों का ग्रुप हुआ करता था। तो इसी के बाद तुरानी ग्रुप जो है हावी होता है। तुरानी ग्रुप में दो भाई थे, सैयद बंधु उनको कहा जाता है, सैयद बंधु। ये जो सैयद ब्रदर्स थे तुरानी ग्रुप के, ये लोग किंग मेकर की भूमिका में आए। किंग मेकर यानी राजा बनाने वाले। अब यही सरदार थे, यही लोग साजिश करके अपने हिसाब से जो राजा इनको सुविधा दे सकता था उसके हिसाब से इन सैयद बंधुओं ने शासक बनाने शुरू कर दिए। और उन्हीं सबों ने जुल्फ़िकार खां जुल्फ़िकार खां के बैठाए हुए बादशाह जहांदार शाह को हटा के अगला बादशाह बनाया फारुखशियर को। फारुखशियर, ये जो फारुखशियर था इसका जो टाइम पीरियड था 1713 से 1719 तक था। तो फारुखशियर जो था ये सैयद ब्रदर्स यानी सैयद बंधुओं की ही सहायता से बादशाह बना। यानी अगर पूछा जाए कि सैयद बंधुओं की सहायता से पहला बादशाह कौन था जो गद्दी पर बैठा, तो वो था फारुखशियर। तो ये जो सैयद बंधु थे, सैयद जो दो भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। तो वही अब्दुल्ला खां और हुसैन अली मिलकर सारी साजिश रच रहे थे। अब फारुखशियर जब गद्दी पर बैठा तो फारुखशियर के समय की जो सबसे बड़ी घटना थी कि अब जो मुग़ल साम्राज्य था वो अब उसका जो शक्ति थी, पहले क्या था कि सारी चीज़ें बादशाह अपने हिसाब से निर्णय लेते थे, अब बादशाह की बजाय सारे निर्णय अब सरदार लेने लगे थे, जिसमें सैयद बंधुओं की सबसे प्रमुख भूमिका मानी जाती है। इसी फारुखशियर ने निज़ामुल मुल्क को दक्कन की सूबेदारी दे दी कि दक्कन में जाओ। निज़ामुल मुल्क दक्कन जाता है, दक्कन खा के जाके अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू करता है। फिर इसी फारुखशियर के ही समय में दिल्ली में जो बंदा बहादुर थे, जो ये सिखों के जो नेता थे, तो उन बंदा बहादुर को इसने फांसी की सज़ा सुना दी 1716 दिल्ली। तो 1716 दिल्ली में बंदा बहादुर ने मुग़लों के खिलाफ काफ़ी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन उनको पकड़ के फांसी की सज़ा दे दी गई। इसी फारुखशियर ने माना जाता है कि जजिया कर को इसने भी समाप्त किया था, तीर्थयात्रा कर को इसने भी समाप्त कर दिया था। लेकिन इसके समय जो इससे सबसे बड़ी भूल हुई थी कि इसने ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में शाही फरमान दिया और शाही फरमान के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की छूट दे दी। यही जो 1717 का शाही फरमान है, शाही फरमान, यही ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा माना जाता है, क्योंकि यहीं से जो कंपनी को अधिकार मिले तो कंपनी ने भारत में अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू कर दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रभाव था ये फारुखशियर के बाद से बढ़ना शुरू हो गया। बाद में जो ये सैयद बंधु थे, तो सैयद बंधुओं में एक जो इनके भाई थे मीर सैयद हुसैन, उसने पेशवा जो उस समय थे मराठों के पेशवा बालाजी विश्वनाथ से संधि की और अपने पक्ष में पेशवा बालाजी विश्वनाथ और सैयद बंधुओं ने अपने पक्ष में फारुखशियर से बहुत सारा एग्रीमेंट कराया कि जिससे कि दक्कन में जो पेशवा थे उसको बहुत सारे जो क्षेत्र थे उससे चौथ और सरदेशमों की टैक्स वगैरह वसूलने की छूट मिलनी थी। तो उसी साजिश के तहत पेशवा बालाजी विश्वनाथ इन सैयद बंधुओं से संधि करते हैं, समझौता करते हैं। इसी को दिल्ली की संधि कहा जाता है। और इसी के तहत बालाजी विश्वनाथ दिल्ली पहुंचते हैं और लाल किले में सही से फारुखशियर से अपने पक्ष में ये एग्रीमेंट करवाते हैं, जिससे बहुत सारी शक्तियां मराठों को और सैयद बंधुओं को मिलनी थी। तो हालांकि ज़बरदस्ती ये फारुखशियर करना नहीं चाह रहा था, तो ज़बरदस्ती इन लोगों ने गला दबा के फारुखशियर से वो एग्रीमेंट लिखवाया था। हालांकि एग्रीमेंट लिखवाए थे, गला बहुत ज़ोर से दबाया हुआ था। एग्रीमेंट को साइन करने से पहले फारुखशियर की दम घुट के मौत हो गई। तो फारुखशियर को मार डाला इन लोगों ने, यानी गला दबाया था, कुछ ज़्यादा देर तक दब गया था, मर गया ये। अब एग्रीमेंट तो लिखवा लिया था, लेकिन एग्रीमेंट पर किसी बादशाह का साइन नहीं हुआ, सिग्नेचर हो नहीं पाया था, अब मर गया ये। और ये पहला मुग़ल बादशाह था जिसको सरदारों ने मारा था।
यानी जो दरबारी सरदार थे इन सबों ने इसका गला घोट के हत्या कर दी थी। जब ये मरा तो जल्दी जल्दी किसी और को मुग़ल बादशाह बनाना था, क्योंकि बादशाह ही सिग्नेचर करता है। तो झटके में ये सब गए, हरम में घुसे कि भाई किसी को बादशाह बनाया जाए, किसी लड़के को, मुग़लों के किसी शहजादे को पकड़ के। तो मुग़ल हरम की महिलाओं ने अपने शहजादों को आगे करने से मना कर दिया, क्योंकि उन लोगों को पता था कि ये सब फिर ये साजिश का शिकार होंगे, लड़कों की मौत होगी। तो ये सब क्या किया कि इसी लाल किले में एक लड़का था, बीमार था, टीबी उसको हुआ था, रफ़ी दर्जात। तो रफ़ी दर्जात टीबी से तड़प रहा था और पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे सुस्ता रहा था बीमारी की हालत में। उसको ज़बरदस्ती गए उसे टोपी माला पहना के बादशाह बना दिया। उसको टीबी हुआ था और ज़बरदस्ती बादशाह बना के उससे इन सबों ने साइन करवाया। ठीक है, तो अगला जो मुग़ल बादशाह बना उसका नाम था रफ़ी दर्जात। रफ़ी दर्जात, ये जो रफ़ी दर्जात था ये 1719 में ही था, फरवरी से लेकर जून तक, फेब टू जून तक, केवल कुछ ही महीनों तक। सबसे कम समय तक मुग़ल बादशाह, अगर पूछा जाए कि सबसे कम समय तक मुग़ल बादशाह कौन था, रफ़ी दर्जात। इसको टीबी हुई थी, उसी टीबी में कुछ ही दिन के अंदर इसकी मौत हो गई। जब फिर मौत हुई तो फिर एक बीमार शहजादे को पकड़ा गया, बीमार शहजादे रफ़ी दौला, ये भी 1719 में ही रहा। ये था जून से सितंबर तक, जून टू सितंबर तक, सबसे कम समय तक ये रहा। उससे बाद दूसरे नंबर पर रफ़ी दौला का नाम आता है। ये जो रफ़ी दौला था, इसने शाहजहां सेकंड की उपाधि धारण की थी। इसकी जो टाइटल थी शाहजहां सेकंड। ठीक है, लेकिन जैसे कि पता है कि टीबी हुआ था, टीबी के साथ ही इसके 3-4 महीने बाद इसकी भी मौत हो गई। जब ये मरा तो फिर अगला मुग़ल बादशाह बना जो रोशन अख्तर था, मोहम्मद शाह। ये जो मोहम्मद शाह था, इसका जो टाइम पीरियड था 1719 से 1748, बहुत लंबे समय तक दिखाई देता है कि इसका शासनकाल 1948 यानी लगभग 29 साल का इसका शासन था। तो वो देखने में केवल 29 साल का था। इसका मतलब इसने कुछ नहीं किया, जो करना था इसके सरदारों ने किया, इसने कुछ नहीं किया था। ठीक, इसका जो वास्तविक नाम था रोशन अख्तर, रोशन अख्तर। तो ये जो रोशन अख्तर था, ये केवल नाच गाना, गीत संगीत, नृत्य, इन्हीं सारी चीज़ों में मस्त रहता था। बाकी सारा काम दरबारी अपना संभाल लेते, इसको किसी से कोई मतलब नहीं था। और नाच गाने में इतना मशगूल रहता था कि इसी को कहा जाता है रंगीला। यानी पूरा नाम इसका शॉर्टकट में इतिहासकार लिखते हैं मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से ये जाना जाता है। तो इसके रंगीन स्वभाव की वजह से, रंगीन स्वभाव का मतलब वही है नाच गाना, गीत संगीत, जानवरों का युद्ध, महिलाओं की संगत, यही सारी चीज़ें उसको पसंद हुआ करती थी। ठीक, लेकिन इसके समय में इसका जो लंबा शासनकाल रहा 29 साल का, इसमें मुग़ल साम्राज्य में बहुत बड़े बड़े उलटफेर हुए। बहुत बड़े बड़े उलटफेर का मतलब कि पहली बात, जो निजामुल मुल्क एक वजीर था, उसकी हत्या सैयद बंधुओं ने करवा दी और सैयद बंधुओं ने उन सबों को हटा दिया। और इसी के समय से कि जो मुग़ल दरबारी थे, जो योग्य लोग थे, जो काबिल लोग थे, उनको समझ में आ गया था कि अब जो मुग़ल साम्राज्य किसी काम का रह नहीं गया है, बादशाह बिल्कुल साजिश का हिस्सा हो रहा है। इसलिए सबने अपना अपना किनारे रास्ता पकड़ लिया। यानी जो योग्य लोग थे उनको लगा कि अब यहाँ दिल्ली में हमारे लिए कुछ नहीं बचा। अब अपना एक एक क्षेत्र उन सबों ने पकड़ा और अलग क्षेत्र बना के अपना अलग अलग जो छोटे छोटे राज्य थे उसकी स्थापना कर ली। इसी मोहम्मद शाह रंगीला के समय 3 जो राज्य थे, बड़े राज्य जो बाद में बने, अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये जो अवध, बंगाल और हैदराबाद तीनों राज्य बने, इन तीनों राज्यों की जो स्थापना थी ये मोहम्मद शाह रंगीला के ही समय हुई थी। जिसमें अवध की स्थापना जो थी वो सआदत खान ने की थी। अलग बंगाल जो था इसकी स्थापना अलीवर्दी खान ने की और हैदराबाद की स्थापना निजामुल मुल्क ने की, जिसको निजामुल मुल्क या चिनकिलिज खान भी कहा जाता है। तो यानी इस समय अलग अलग छोटे छोटे राज्य बनने लगे थे।
और धीरे धीरे करके मुग़ल साम्राज्य अब बिखरने की स्थिति में आ चुका था। हालांकि ये लोग अलग राज्य बन चुके थे, लेकिन नाम मात्र का ये लोग मुग़ल बादशाह के अधीनता स्वीकार करते कि नहीं, मुग़ल बादशाह भी बने हुए, उनके अंडर में हम लोग हैं, केवल नाम के थे। लेकिन काम ये लोग अपने हिसाब से कर रहे थे, कोई सीधे डायरेक्टली कंट्रोल में नहीं था। ठीक, तो इसलिए मुग़लों, हालांकि अभी भी मुग़लों का एक जो रुतबा था वो बना हुआ था देश भर में, क्योंकि ये बड़े बड़े सरदारों का अभी भी नाम था। मुग़ल जो मुखौटा एक बड़ा सा बना हुआ था, जो भी गड़बड़ियाँ चल रही थी, जो भी मारकाट खून खराबा चल रहा था, वो अंदर से चल रहा था, बाहर किसी को कुछ नहीं समझ में आता था। इस मुग़ल मुखौटे को तोड़ने का जो सबसे पहला प्रयास किया वो मराठों ने किया। मराठों ने मुग़लों की इज्जत को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया और मराठा पेशवा बाजीराव फर्स्ट बहुत ही क्रांतिकारी व्यक्ति थे। अभी उनके बारे में मराठों में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बाजीराव फर्स्ट ने क्या किया, मार्च 1737 में अपने 500 चुनिंदा घुड़सवार लिए बाजीराव फर्स्ट, ठीक, और 500 घुड़सवारों के साथ सीधे वो पूना से निकले। 500 घुड़सवारों के साथ बहुत तेज़ी से बढ़े और सीधे जाके दिल्ली, और दिल्ली भी नहीं, लाल किले पर जाके कब्जा कर लिया, सीधा लाल किले पर कब्जा किया। अब एक आदमी पूना से 500 घुड़सवारों के साथ निकलता है, इतना बड़ा मुग़ल साम्राज्य, जो ये बड़े बड़े नाम आपको दिखाई देते हैं, उस मुग़ल साम्राज्य के वंशज को, यानी मोहम्मद शाह रंगीला, मात्र 500 घुड़सवारों के साथ बाजीराव फर्स्ट ने जाके घेर लिया और अपने पक्ष में उसने जितने भी उसको छूट चाहिए थी, जो भी 64 देशमुखी दक्कन में वसूलने का अधिकार चाहिए था, वो सब उसने अपने पक्ष में करवा लिया और फिर सफलतापूर्वक वापस लौटा। अब ये जो 500 घुड़सवारों के साथ बाजीराव फर्स्ट ने दिल्ली पर हमला कर दिया और लाल किले में सीधे घुसा, इस व्यवस्था ने मुग़ल बादशाह का जो एक अब तक औरा बना हुआ था, जो एक मुखौटा था, उसको छिन्न भिन्न कर दिया। अब सबको दिख गया कि नहीं, मुग़ल बादशाह ये वाले ज़माने वाले मुग़ल नहीं रहे, अब ये वाले मुग़ल हो गए हैं कि कोई भी आदमी 500 सवारों के साथ लाल किले में घुस जा रहा है। तो यही जब मुग़लों का जब ये मुखौटा टूटा, तो अब फिर से बाहरी हमले होने शुरू हो गए, क्योंकि अब कमज़ोरी स्पष्ट हो चुकी थी। तो कमज़ोरी स्पष्ट होने की वजह से अब बाहरी हमले होने शुरू हुए और उन्हीं बाहरी हमलों में सबसे पहले आया ईरानियों में नादिर शाह। नादिर शाह का हमला इसी से प्रेरित था। नादिर शाह जो था वो ईरानी था। इसने क्या किया, फरवरी 1739 में हमला किया दिल्ली पर। अब जब मुग़ल साम्राज्य पर हमला किया, दिल्ली की तरफ वो बढ़ा, तो जो मोहम्मद शाह रंगीला था, इसे लगा कि हमें इसका सामना करना होगा। अब सामना करने के बाद इसके पास ताकत थी नहीं, तो इसने पुराने सरदारों को फिर से इकट्ठा किया। जो निज़ाम था हैदराबाद के निज़ाम को बुलाया गया। अवध से शहादत खां गया, सारे जो थे सरदार ये लोग गए और जाके इससे लड़ाई लड़ने की योजना बनाई दिल्ली में और जाके हमला करना शुरू किया। अब पता चला कि जो फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध हुआ, बैटल ऑफ करनाल। अब इस करनाल के युद्ध में भी बहुत भारी गड़बड़ी कि पता चला जिधर नादिर शाह है, बात जो रंगीला था अपनी सेना लेके कहीं और चला गया था, भटक गया था, उसको पता नहीं था कहाँ रहा है, दुश्मन कहाँ बैठा हुआ है, तो बड़ी मुश्किल से मिला। और करनाल के युद्ध में बहुत ज़ोरदार हमला किया नादिर शाह ने और मुग़लों को, उनकी सेना को परास्त कर दिया। जब मुग़ल सेना परास्त हुई तो निजामुल मुल्क ने नादिर शाह के साथ एक संधि समझौता किया और संधि समझौते के तहत 20 लाख रुपया का एग्रीमेंट बनाया कि 20 लाख रुपया हम लोग आपको युद्ध पूर्ति के रूप में दे रहे हैं और यहाँ से अब वापस लौट जाएगी। तो करनाल से ही नादिर शाह वापस लौटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उस समय फिर भारतीय जो राजनीति थी, उस राजनीति की फूट बिल्कुल खुल के निकल के आई और जो अवध का नवाब था शहादत खां, उसने जाके नादिर शाह के कान भर दिए। शहादत खां ने उसको कहा कि पहले निजामुल मुल्क वजीर हुआ करता था, शहादत खां ने कहा कि भाई हमें आप वो पद दे दीजिए और आपको हम दिल्ली लेके चलते हैं, दिल्ली में आपको 20 लाख नहीं 20 करोड़ रुपया मिलेगा। अब नादिर शाह के जैसे लुटेरे के लिए 20 लाख भी काफ़ी था, लेकिन जब उसको शहादत खां ने ऑफर दिया कि 20 लाख नहीं, आप दिल्ली चलिए, कहाँ 20 लाख में संतोष लेंगे, 20 करोड़ रुपया आपको मिलेगा। नादिर शाह बोले चलो फिर दिल्ली चलते हैं। अब आपसी यानी शहादत खां और निजामुल मुल्क के बीच टेंशन थी, उस टेंशन का फ़ायदा मिला नादिर शाह को। अब वो चढ़ाया दिल्ली तक, सबको धर पकड़ के ले आया। अब दिल्ली में सारा खजाना उसने लूटना शुरू किया। उसी खजाने की लूट में जो शाहजहां ने अपने लिए तख्ते ताउस बनवाया था, पीकॉक थ्रोन, उस तख्ते ताउस दीवाने खास वो दिल्ली में रखता था, उसी में कोहिनूर का हीरा जड़ा हुआ था। उस कोहिनूर के हीरे को तख्ते ताउस समेत नादिर शाह ने उखाड़ लिया।
हालांकि 20 करोड़ रुपया उसको चाहिए था, 20 करोड़ रुपया दिल्ली में था ही नहीं, 2-3 करोड़ रुपया मिला उसको। तब उसने शहादत खां को संदेशा भिजवाया कि हाँ भाई 20 करोड़ की बात थी, तो अब 20 करोड़ यहाँ तो नहीं मिला तो अब तुम ही से वसूलेंगे। तो शहादत खां की हालत ख़राब हुई, इतना डर लगा शहादत खां को कि उसने नादिर शाह के डर के मारे सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली। और नादिर शाह पूरे 57 दिन 57 डेज दिल्ली में रहा। बीच में उसने कत्लेआम करवाया, दिल्ली में लगभग 20,000 लोगों की हत्या करवाई और पूरी तरीके से दिल्ली को उजाड़ के लेके चला गया। तो वो जो नादिर शाह इतना धन दौलत इतने सब कुछ उजाड़ के लेके गया, उसमें भारतीय शक्तियों का बहुत बड़ा योगदान था। और इसी के बाद से फिर बाहरी हमलावरों को प्रेरणा मिली कि वो सब आए। और इसी के बाद अगला जो उसका उत्तराधिकारी आता है अहमद शाह अब्दाली। अब अहमद शाह अब्दाली भी नादिर शाह की तरह भारत की लूट की योजना बनाना शुरू कर देता है। ठीक, फिर उधर जब 1748 में रोशन अख्तर यानी मोहम्मद शाह रंगीला की मौत होती है, तो फिर मोहम्मद शाह के बाद जो अगला बादशाह बनता है अहमद शाह, यानी मोहम्मद शाह के बाद अगला बादशाह कौन बना? अहमद शाह। अहमद शाह का जो टाइम पीरियड था 1748 टू 1756, 1748 से 1756 तक था, 49 से 6 साल तक था। इसी की जो सबसे बड़ी घटना है कि 1748 में पहली बार भारत पर हमला करता है अहमद शाह अब्दाली। तो अहमद शाह अब्दाली का जो पहला हमला होता है वो अहमद शाह के ही समय होता है, 1748 में होना शुरू हो जाता है। इसी अहमद शाह ने जो अवध के नवाब थे सफदरजंग को अपना वजीर बनाया, लेकिन अहमद शाह भी किसी काम का नहीं था। इसके समय जो शासनकाल था, इसकी जो राजमाता थी उधमबाई ने सारा शासन प्रशासन उधमबाई ने सारा शासन प्रशासन अपने हाथ में लिया हुआ था। ये राजमाता थी, इसका शासन में कोई योगदान था, उधमबाई ही सारा काम करती थी। इसको बिलाए आलम भी उपाधि दी गई थी उधमबाई को। फिर बाद में अहमद शाह की हत्या कर दी जाती है और अहमद शाह की हत्या के बाद फिर अगला मुगल बादशाह बनता है आलमगीर। जो आलमगीर सेकंड बनता है, आलमगीर द्वितीय, इधर लिख दिया जाए, आलमगीर सेकंड का टाइम पीरियड था 1754 टू 1758। इसी आलमगीर सेकंड के समय अंग्रेजों ने एक लड़ाई लड़ी थी, प्लासी का युद्ध, जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था जून 1757 में। तो प्लासी के युद्ध के समय भारत में जो मुगल बादशाह था वो आलमगीर सेकंड था। ठीक, आलमगीर सेकंड के बाद जो मुगलों की स्थिति और कमज़ोर होती है, अब मुगलों की जो सत्ता है उसमें मराठे और अंग्रेज दोनों इंटरफेयर करना शुरू करते हैं। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन तब तक मराठों की स्थिति भारत में बहुत अच्छी थी। मराठों ने इंटरफेयर करना शुरू किया और शाह आलम सेकंड को, जो अली गौहर उसका नाम था, उसको मुगल बादशाह के पद पर बैठाया। तो अगला जो मुगल बादशाह बना आलमगीर सेकंड के बाद, उसका नाम था शाह आलम सेकंड, शाह आलम द्वितीय, 1759 से 1806 तक था। अब ये जो शाह आलम द्वितीय था या शाह आलम सेकंड था, ये नाम मात्र का था, किसी काम का नहीं था। इसको बाद में अंधा भी कर दिया गया था। इसका असली नाम था अली गौहर। इस अली गौहर का कोई योगदान नहीं था। इसको मराठों ने, महाजी सिंधिया ने इसको दिल्ली की गद्दी पर मराठों के संरक्षण में ही बैठाया गया था और मराठों ने इसको पेंशन दी थी। मराठों का ये पेंशनर था। ठीक है, इसी के समय कई सारी घटनाएं होती हैं, जैसे पानीपत की तीसरी लड़ाई होती है 1761 में। इसी के समय बक्सर का युद्ध होता है और इसी के समय जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा था, इस बंगाल और बिहार उड़ीसा की जो दीवानी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल गई थी, जिसमें क्लाइव ने इसी के साथ समझौता किया था और इसी ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। हालांकि ये मराठों के ही संरक्षण में दिल्ली पहुंचा था, लेकिन बाद में फिर मराठों को भी पराजित किया अंग्रेजों ने। और 1803 में एक लसवारी की लड़ाई हुई थी, 1803 बैटल ऑफ लसवारी। उस लसवाड़ी की लड़ाई में जनरल लेक की सिंधिया ने, जनरल लेक जो ब्रिटिश अफसर था,
उसने महाजी सिंधिया जो सिंधिया थे, सिंधिया की सेना को हरा दिया और दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया। तो 1803 से 1806 तक शाह आलम को जो था अंग्रेज़ों ने पेंशन दी, यानी पहले सिंधिया पेंशन दे रहे थे, बाद में अंग्रेज़ों ने पेंशन दे दी। ठीक, फिर बाद में इसके बाद जो अगला बादशाह बना अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय। अकबर सेकंड का जो टाइम पीरियड था 1806 to 1837 तक था, 1806 से 1837। अब ये जो अकबर सेकंड था ये भी बस नाम ही था इसका। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पांव पसार चुकी थी, मराठों को भारत से बाहर भगाया जा चुका था और अब कंपनी वाले मुग़ल बादशाह की भी इज्जत करना बंद कर दी थी। मतलब मुग़ल बादशाह किसी काम का था नहीं, लेकिन एक बादशाह की जो इमेज थी उसको तोड़ दिया गया इसी अकबर के समय। इसी के समय हुआ क्या कि पहले क्या होता था कि जैसे आपको बताया था कि जब जहांगीर शासन में था या अकबर, ये लोग हुआ करते थे, तो कंपनी वाले आते थे, सिजदा पे बोझ करते थे, नज़र वज़र करते थे, खूब गिफ्ट विफ्ट देते थे, मुग़ल बादशाह से झुक के सलाम करते थे, फिर थोड़ी बहुत परमिशन इनको मुग़ल बादशाह देते थे। तो ये दौर था। लेकिन अब ये दौर आ गया था कि मुग़ल बादशाह को खुद अंग्रेज पेंशन दे रहे थे। तो जब अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह को पेंशन देनी शुरू कर दी तो जो मुग़ल बादशाह को रिस्पेक्ट मिलता था पहले वाला, वो देना बंद कर दिया। अब नहीं झुकते थे अंग्रेज अफसर। तो उसी में जो अकबर सेकंड थे, एक गवर्नर जनरल था हेस्टिंग्स को बुलावा भेजा मिलने के लिए कि आके हमको मिले उनसे। हेस्टिंग्स ने अकबर सेकंड जैसे फालतू आदमी से मिलने से मना कर दिया, क्योंकि टाइम नहीं, फुर्सत नहीं, इस फालतू आदमी से नहीं मिलेंगे। बड़ी बेइज्जती हुई बादशाह की। खैर, जब हेस्टिंग्स हटा तो उसके बाद अगला गवर्नर जनरल आया एमहर्स्ट 1826 में। तो एमहर्स्ट को बुलाया गया, अकबर सेकंड ने बुलाया कि भाई बादशाह के पास सामने उपस्थित हो, थोड़ा सा सिजदा पे बोझ हो, थोड़ा नज़र वजर हो, थोड़ा गिफ्ट मिले, कुछ बातचीत करनी थी। तो एमहर्स्ट नया नया आया था तो सोचा कि चलो अकबर सेकंड से मिल लेते हैं। अब जब एमहर्स्ट अकबर सेकंड से मिलने के लिए पहुंचा तो वो गया तो मुग़ल दरबार में जो अकबर सेकंड बैठा हुआ था, तो एमहर्स्ट ने न दुआ किया, न सलाम किया, न सिजदा, न पेबोस, न नज़र, न झुका उनके सामने। गया बराबरी के लेवल पर हाथ उत मिलाया, हाउ डू यू बोला, थैंक यू बोल के निकल गया। तो बादशाह की बड़ी भारी बेइज्जती है कि तो बराबरी के लेवल पर हमसे मिल लिया, हम मुग़ल बादशाह, ये कंपनी के आदमी, इसको हमारे सामने झुकना चाहिए। तो अकबर सेकंड ने क्या किया कि शिकायत की जाए इसकी। अब कैसे शिकायत करेंगे, तो इन्होंने कहा कि भाई ब्रिटेन में राजा या रानी जो भी उनकी शिकायत की जाए, तो उसमें ब्रिटेन में महारानी विक्टोरिया का शासन हुआ करता था। तो महारानी विक्टोरिया के पास उन्होंने कहा कि भाई शिकायत की जाएगी। अब शिकायत चिट्ठी से तो करेंगे, भाई राजा लोग पहले दूत भेजा करते थे। तो इसने कहा कि महारानी विक्टोरिया के पास हम अपना एक दूत भेजेंगे जो जाके इन सबों को शिकायत करेगा और हमारी वकालत करेगा। और पेंशन वेंशन की कुछ उनको शिकायत थी कि पेंशन सही से नहीं दे रहे थे सब। तो ये कोई पढ़ा लिखा आदमी जाए कलकत्ता, लंदन, जाके वहाँ पर शिकायत करे दूत के रूप में। अब पता चला, तलाश हुई, क्योंकि योग्य दूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर योग्य दूत नहीं हुआ, जो नहीं ढंग से इनका पक्ष रख पाया, तो कैसे काम चलेगा। तो वह कोई पढ़े लिखे दूत की तलाश की जाए। तलाश की गई, तब तक पता चला कि पूरे भारत के इतिहास में कभी कोई यूरोप गया ही नहीं था। सारे के सारे आने वाले थे, यहाँ से कोई जाने वाला था ही नहीं। जब कोई गया नहीं था तो कोई नागरिक जाने को तैयार नहीं होता था। कौन जाएगा 7 समंदर पार, वैसे ही डर लगता था, कैसा सूरज, कैसा चंद्रमा, कैसा धरती, कैसा आकाश। तो जब कोई गया नहीं था तो कोई जाना नहीं चाहता था। तलाश हुई तो पता चला कलकत्ते के निवासी राम मोहन राय थे, बहुत पढ़े लिखे आदमी। तो यहीं पर तलाश हुई राम मोहन राय की। बहुत तेज तर्रार व्यक्ति थे, पढ़े लिखे थे, अरबी फारसी के बहुत बड़े विद्वान थे, अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता थे। भारत में पुनर्जागरण के पिता यही माने जाते हैं कि जो रेनेसा था वो राम मोहन राय ने ही शुरू किया था। तो उनको धरा गया कि भाई आप जाइए लंदन और बादशाह के तरफ से महारानी के पास शिकायत कीजिए। तो तैयार किया गया उनको, लेकिन उन्होंने मुंडी हिला दी कि ना, हम नहीं जाएंगे। भाई राजा रानी का मामला है और हम अगर दूत की हैसियत से गए और कल को कुछ भी गड़बड़ हुआ तो पहले तो गर्दन हमारी कटेगी। वहाँ से तो राजा को मारने कोई नहीं आएगा, क्योंकि सब कुछ तो दूध के ऊपर ही होता है, दूध ही कटेगा। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया कि भैया दूध बन के तो हम न जाएंगे लंदन। तो बादशाह को बताया गया कि उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं जाएंगे लंदन। पूछा काहे नहीं जाएंगे, तो बताया कि हमें दूध बना के भेजा जा रहा है, हम नहीं जाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको हम दूध की हैसियत से नहीं, आपको हम अपने प्रतिनिधि की हैसियत से भेजेंगे। और वही अकबर सेकंड ने राम मोहन राय को उपाधि दी राजा की। तो राम मोहन राय को राजा कहा जाता है ना, राजा राम मोहन राय। तो जो राजा राम मोहन राय थे, इनको राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर सेकंड ने दी थी। और यही उपाधि लेके, राजा की उपाधि के साथ राम
मोहन राय। ठीक, तो यही उनको क्या कहा जाता है, राजा राम मोहन राय। तो राजा टाइटल अकबर सेकंड ने दी थी और यही उपाधि लेके ये लंदन गए थे। अब लंदन तो गए ये थे शिकायत करने के लिए, लेकिन वहाँ जाके अपने टारगेट से भटक गए। लंदन इनको भेजा गया था कि महारानी विक्टोरिया से इनकी वकालत करनी थी, पेंशन की बातचीत करनी थी, ब्रिटिश अफसरों की शिकायत करनी थी। और वहाँ जाके ये शिकायत करने की बजाय, तेज तर्रार आदमी तो थे ही, वहाँ जाके ये क्या किए कि महारानी विक्टोरिया को अरबी फारसी का ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। भेजा गया था वकालत करने के लिए, जाके ट्यूशन पढ़ा रहे थे। तो टारगेट से भटक गए, जिस टारगेट से भेजा गया टारगेट इनका चेंज हो गया। जब टारगेट चेंज हुआ तो जब टारगेट से भटकेंगे तो क्या होगा, नुकसान ही होगा। ऐसा बीमार पड़े कि भरी जमाने में उनकी मौत हुई। और लंदन के पास ब्रिस्टल है, ब्रिस्टल में ही उनकी मौत हुई और ब्रिस्टल में ही इनकी समाधि बना दी गई। यानी राजा राम मोहन राय की समाधि कहाँ पर है, ब्रिस्टल में, वहीं पर इनको लंदन के पास दफन किया गया। यानी टारगेट से भटके नहीं कि गए, भेजा गया था किस काम से, जाके अरबी फारसी का काम चला रहे थे। खैर वो अलग मुद्दा है। तो राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, अकबर सेकंड। फिर अकबर सेकंड के मरने के बाद अगला जो मुगल बादशाह बना बहादुर शाह। फिर से बहादुर शाह, एक बहादुर शाह यहाँ भी है, लेकिन ये बहादुर शाह फर्स्ट था। अब बने कौन, बहादुर शाह सेकंड। इसका टाइम पीरियड जो था 1837 टू 1858। इसी बहादुर शाह सेकंड के समय 1857 की क्रांति हुई थी, रिवोल्ट ऑफ 1857। और इसी 1857 की क्रांति का सारा दोष बहादुर शाह सेकंड के ऊपर ही लगाया गया कि इन्हीं के नाम पर क्रांति हुई थी। हालांकि इसके नाम पर कुछ हुआ नहीं था, इसको खुद ही नहीं पता था कि क्रांति हमारे नाम पर हो रही है। 80 साल का बूढ़ा आदमी था। अभी हम लोग क्रांति आगे पढ़ेंगे। तो जब मेरठ से जो क्रांतिकारी थे उन्होंने विद्रोह किया। विद्रोह करने के बाद दिल्ली का एक महत्व था और सोचा कि दिल्ली में चल के हम लोग कब्जा कर लेंगे तो मुग़ल बादशाह का नाम जो है वो हमारे लिए काफ़ी होगा, क्योंकि अभी भी मुग़ल बादशाह की बड़ी रिस्पेक्ट थी। तो जो क्रांतिकारी थे विद्रोह करने के बाद दिल्ली गए, दिल्ली पर जाके कब्जा कर लिया, लाल किले पर कब्जा हुआ। अब जो बहादुर शाह सेकंड थे ये शायर था, इनका जो उपनाम था जफ़र, ये जफ़र उपनाम से शायरी करते थे। इनको बहादुर शाह जफ़र भी कहा जाता था। ये बहुत बड़े शायर थे। ये तो शायर थे ही थे, इनसे बड़े शायर थे इनके जो दरबारी कवि थे मिर्ज़ा गालिब भी नहीं के बराबर के बहुत बड़े शायर थे। अभी भी लोग मिर्ज़ा गालिब की शेर और शायरी सुनते हैं। तो एक तो बहादुर शाह, ऊपर से मिर्ज़ा गालिब, दोनों बड़े बड़े शेर और शायरी, सब शेर और शायरी में लगे रहते थे। अभी सब शेर और शायरी कर रहे थे। उसी में पता चला विद्रोही सिपाही पहुँच गए विद्रोह करके। इनको कहा गया कि सुबह सुबह पहुँचे थे कि आपको भारत का बादशाह बना देंगे। वो बोले यार बादशाह तो हम पहले से हैं। तो उन समूह ने कहा कि नहीं, अब असली वाला बादशाह बनाएंगे, आपको अंग्रेज़ों को मार भगाया है और आपको सही वाला बादशाह बनाएंगे, अब आपका सारा शासन चलेगा। तब इनको डाउट हुआ, इनको खुद नहीं पता था क्या चल रहा। तो इन्होंने पहले तो भागने के चक्कर में थे कि भाग लें यहाँ से, पता नहीं चलेगा। लेकिन सिपाही तलवार उलवार लेके खड़े थे कि आपको बादशाह तो बनना ही पड़ेगा। तो ज़बरदस्ती सिपाहियों ने इसको टोपी माला पहना के बादशाह बना दिया। तो सिपाही ने इसको बादशाह बनाया। और जब वापस दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ तो अंग्रेज़ों ने जाके इसी को धरा कि भाई तुम्हारे नाम पर विद्रोह हुआ। ये तो बोला यार हमने तो कुछ किया भी नहीं। सिपाही ने ज़बरदस्ती जो है कि बादशाह बनाया और ज़बरदस्ती अंग्रेज़ों ने इसको पकड़ लिया। तो जब दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ तो बहादुर शाह फर्स्ट जो सेकंड थे बहादुर शाह जफ़र, ये अपनी फैमिली के साथ लाल किला छोड़ के भाग गया और जाके हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में बहुत बड़ा, बहादुर शाह सेकंड हुमायूं के मकबरे में जाके छुपा। फिर इसके फैमिली के ही लोगों ने मुखबिरी की और हुमायूं के मकबरे से इसको अंग्रेज़ों ने अरेस्ट कर लिया और गिरफ्तार किया। और गिरफ्तार करके मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चला के इसको भेज दिया गया रंगून। और वहीं रंगून में 1862 में इसकी मौत होती है। कहाँ पर? रंगून में। यानी यही भारत का इकलौता मुग़ल बादशाह रहा जिसकी मौत भारत में नहीं हुई, इसकी मौत भारत से बाहर हुई। यानी अंतिम जो मुग़ल बादशाह था वो भारत में नहीं मरा था, रंगून में मरा। और रंगून में ही इसका मकबरा बना। रंगून में ही इसको मकबरा इसका वहीं पर बनाया गया। तो ये तीसरा मुग़ल बादशाह था जिसका मकबरा भारत से बाहर बना। बहादुर शाह सेकंड, बाबर और जहांगीर, बाकी सबके मकबरे इंडिया में। ठीक है, चलिए खैर। तो इसी के मरने के साथ मुग़ल वंश का नामो निशान भारत से समाप्त हो जाता है। ठीक, तो ये उत्तरवर्ती मुग़ल काल जो शुरुआत होती है औरंगजेब के बाद से, तो ये सारे मुग़ल बादशाह केवल पतन करते हैं। यानी ये मुग़लों का पतन होने में, यानी औरंगजेब से लेके 1760 से लेके
1858 तक, यानी 151 साल लगे थे औरंगजेब के बाद इन उत्तर मुगलवर्ती बादशाहों को। केवल नाम मात्र के थे, लेकिन मुगल बादशाही चलती रही थी। अब ये क्यों चलती रही इतने लंबे समय तक? मुगलों जैसे बाकी जितने भी वंश हो रहे थे उनको पतन होने में ज़्यादा समय नहीं लगता था। जैसे आपको बताया कि अशोक की मौत हुई तो 50 साल के अंदर मौर्य खत्म हो गए। दिल्ली सल्तनत में तो साल 2-2 साल में वंश बदले जा रहे थे, लेकिन मुगलों के साथ ऐसा नहीं हुआ। औरंगजेब मरता है 1707 में, इसके बाद पतन शुरू हुआ, लेकिन पतन होते होते 1858 आ गया, यानी 150 साल से ज़्यादा समय केवल मुगलों का पतन होने में लगा। तो मुगलों का इतना लंबा समय तक, यानी 150 साल तक का शासन और 150 साल का पतन का काल, तो इनका जो पतन हुआ वो पतन इतना लंबे समय तक क्यों हुआ, इसके बारे में हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।